यूनिवर्सिटी। मैं आपको पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ कि जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 से जब स्टार्ट हुई है, वहां से सभी स्टूडेंट को कंपलसरी फील्ड प्रोजेक्ट रेडी करना है। अभी फील्ड स्टूडेंट रिगार्डिंग कॉस्टिंग बहुत सारे रहेंगे, बैंकिंग बहुत सारे रहेंगे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो डिफरेंट स्टूडेंट को फ्रॉम यूनिवर्सिटी डिफरेंट टॉपिक सजेस्ट किए गए। उस टॉपिक के थ्रू या उस टॉपिक से अनदर भी कोई टॉपिक रहेंगे तो आप उसका रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है तो कौन से गाइडलाइन चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जो फील्ड प्रोजेक्ट है हम फील्ड में जाकर उस प्रोजेक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका लेंथ कैसे होगा, सभी चीजें आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैसे होता है कि सर हमें रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन हमारे टीचर हमें बता ही नहीं रहे कि रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना कैसे है एक्चुअली। यह हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा या बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको डिफरेंट लगभग 6 चैप्टर के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। उस 6 चैप्टर में आपका पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, उस 6 पॉइंट में आपका पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। जब आप बैंकिंग हो या कॉस्टिंग हो या फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो, सबके लिए सिस्टम सेम ही रहेगी, सिर्फ आपके टॉपिक डिफरेंट रहेंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट थे, जब पहले अगर किसी को गाइड किया होगा तो मैंने बोला था टॉपिक सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस बैंकिंग टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। कोई भी रिसर्च कैसे होता है, अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो ही उसका सोल्यूशन निकलेगा ना। इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद हमें सभी के सभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर रीड करने होते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रीड करने के बाद आगे की प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। तो हम 1 बाय 1 देखने वाले कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट आप जो बना रहे, आपको बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चनर प्रिपेयर की होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट किया होगा, लेकिन वो बनाते समय कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात करने वाले आज। तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1, मैं सजेस्ट करूंगा आपको रिगार्डिंग चैप्टर 1 रहेगा इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट रहेगा तो उसमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी उस चैप्टर में होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप बैंकिंग का स्टडी कर रहे हैं तो बैंकिंग का बैकग्राउंड क्या है, कहां से आया बैंकिंग का अभी तक इवेल्युएशन किस तरीके से हो रहा है, वो उसमें आना रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंडस्ट्री की प्रोफाइल, आप कौन से एरिया का, कौन सी इंडस्ट्री का स्टडी कर रहे हो, उसका प्रोफाइल उसमें आना इंक्लूडेड है। तो प्रोफाइल ऑफ द इंडस्ट्री आप प्रोफाइल बोल सकते हो, उसमें बैंकिंग हो सकता है, रिटेल हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, कॉस्टिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्शन यूनिट है डिफरेंट वो सब हो सकते हैं। ये सभी के सभी आपके आने वाले चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन के अंडर सेक्टर ऑफ द प्रोफाइल किस तरीके से रहेगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, आप जिस कंपनी का स्टडी कर रहे हो, आप जिस बैंक का स्टडी कर रहे हो, उसका प्रोफाइल उसमें आना रिक्वायर्ड है। तो इंट्रोडक्शन में आपका प्रोफाइल भी होना रिक्वायर्ड है। उसके बाद नीड ऑफ द स्टडी, नीड फॉर द स्टडी, ये जो आप टॉपिक सिलेक्ट किया है उसकी क्यों नीड है, व्हाई दिस सब्जेक्ट आर नीडेड, क्यों उस सब्जेक्ट नीडेड है, उस सब्जेक्ट का नीडनेस आपको फाइंड आउट करना है, क्यों रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई भी रिसर्च करना है, कोई भी फील्ड वर्क करना है तो उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं किसी बैंकिंग के एडवांस बैंकिंग टेक्नोलॉजी की, क्यों रिक्वायर्ड है, कुछ तो प्रॉब्लम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को न्यू टेक्निक अडॉप्ट करनी है, बहुत सारे लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसके लिए एडवांस बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, उस प्रॉब्लम के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करने वाले, उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा आने वाला है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होने के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उस स्टडी को क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए उसके रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करते चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्कोप एंड लिमिटेशन, आपका स्कोप कौन कौन से एरिया में, अगर हम बात करते हैं आपका स्कोप बैंकिंग के रिगार्डिंग है, आपका स्कोप कॉस्टिंग के रिगार्डिंग है, कौन कौन कहां पर आपका स्कोप अवेलेबल है। स्कोप होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने कुछ टॉपिक लिया है तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो स्टडी कर रहे हैं लिमिटेड ओनली पिंपरी चिंचवड रहेगा,
लिमिटेड ओनली पुणे रहेगा। आप पूरे इंडिया का तो स्टडी नहीं करोगे, आप पूरे कंट्री का तो स्टडी नहीं करने वाले। उसमें कुछ ना कुछ अगर स्टडी कर रहे हो तो पर्टिकुलर स्टडी होना रिक्वायर्ड है, तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहेंगे। वो लिमिटेशन आपको फाइंड आउट करने, वो लिमिटेशन आपको प्रूव करने कि ये डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसर्च के क्वेश्चंस, रिसर्च के क्वेश्चंस मींस हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो या हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में दो टाइप के हाइपोथेसिस रहते हैं। फर्स्ट वन इज ना नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना पॉजिटिव, नल हाइपोथेसिस है नेगेटिव। अगर आप किसी बैंकिंग के एरिया का या कॉस्टिंग का स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, एक नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगा, एक नल हाइपोथेसिस रहेगा। और उस हाइपोथेसिस आपके डेटा थ्रू, आप जो डेटा कलेक्ट करने वाले हो थ्रू क्वेश्चन थ्रू इंटरव्यू या जो भी कुछ मेथड यूज करने वाले हो, उस मेथड से जो डेटा आप कलेक्ट करने वाले हो उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये आपने जो प्रॉपरली डेटा कलेक्ट किया है थ्रू क्वेश्चन आयर थ्रू इंटरव्यू उस पर डिपेंड रहेगा। उसके लिए आपको सैंपल साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कितने सैंपल रहेंगे, कौन से सैंपल रहेंगे, उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि जो सैंपल रहेंगे उसके लिए जो कोई डिफरेंट डिफरेंट सैंपल सिलेक्ट करेंगे आगे जाकर, ये सभी के सभी हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये सभी के सभी होने के बाद लास्ट में हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें पुट करने होंगे हाइपोथेसिस। मिनिमम एक या दो हाइपोथेसिस आपके रिसर्च के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होने चाहिए। अगर इसमें कुछ डाउट आ जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो दिस इज ना ऑल अबाउट इज ना चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सबको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर सेकंड जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक्स पढ़े होंगे उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपने कुछ बैंकिंग के रिपोर्ट्स रहेंगे, कॉस्टिंग के रिपोर्ट्स रहेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है आपका उसके रिपोर्ट्स रहेंगे, या प्रीवियस स्टडी किया होगा किसने, किसी का प्रोजेक्ट रहेगा प्रीवियस स्टडी, ऐसे प्रोजेक्ट आपने स्टडी किए उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए, ये हमने रिव्यू किए। उसमें की फाइंडिंग्स और गैप, आपका गैप एग्जिस्ट होना चाहिए कि यहां तक किसने स्टडी किया है और आपका अभी गैप कौन सा है, उस गैप को आप फुलफिल करने वाले हो। तो आपके जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसमें गैप इन एग्जिस्टिंग स्टडी आना ही चाहिए कि कौन सा गैप है अभी एग्जिस्टिंग स्टडी में, उसका हम स्टडी करें या उसका आप पर्टिकुलर स्टडी करने वाले हो। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप शो करोगे कि ये मॉडल है, इस तरीके का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और रिलीवेंस ऑफ द स्टडी इन प्रेजेंट कॉन्टेंट मींस अभी के कॉन्टेंट में कौन सा रिलीवेंस है प्रीवियस का, वो आपको वहां पर शो करना है। ये सभी के सभी आपकी चीजें आने वाली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। दिस इज चैप्टर नंबर सेकंड। अभी चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ हम चले जाते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड आपके इसमें कौन सा रहेगा, मैं आपको चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में पहले बोल देता हूँ। चैप्टर नंबर थर्ड में स्टडी ऑफ योर प्रोफाइल ऑफ द एरिया और स्टडी ऑफ द प्रोफाइल, आपका जो स्टडी का टॉपिक है उसका स्टडी करना है आपको, उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट करनी है। आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटा की नहीं ले सकते, आपको सेकेंडरी डेटा भी इंपॉर्टेंट है। तो आप बैंकिंग का टॉपिक लेते हो तो प्रोफाइल ऑफ द स्टडी एरिया ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में प्रोफाइल ऑफ द स्टडी एरिया की अगर हम बात करते तो वहां पर प्रोफाइल आप कौन इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो जो स्टडी एरिया हमारा फॉर एग्जांपल बैंकिंग है तो उसके कौन कौन से बैंकिंग के टूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो उसके पैरामीटर्स हमें सेट करने पड़ेंगे कि इस पैरामीटर का हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ द एरिया जो प्रोफाइल है उसमें पैरामीटर्स आ जाएंगे, उस पैरामीटर का स्टडी करेंगे और उस सभी के सभी पैरामीटर्स उसमें आने वाले हैं। तो सभी पैरामीटर्स को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर सेट करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है उस चैप्टर में। ये होने के बाद चैप्टर नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वन। चैप्टर नंबर फोर्थ रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी को मैं आपको फर्स्ट सेट करना है रिसर्च डिजाइन। आप रिसर्च कैसे डिजाइन कर रहे हो, उस डिजाइन में आपका केस स्टडी है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कौन सा रिसर्च है आपका, ये आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको लिखना है कि आपका केस स्टडी बेस्ड रिसर्च है
या अगर आप रिसर्च में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ डेटा, मैंने आपको बोला था इसमें आएगा सोर्सेस ऑफ डेटा। सोर्सेस ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आपने कहां से कलेक्ट किया और सेकेंडरी डेटा आपने कहां से कलेक्ट किया, ये दोनों भी चीजें आपकी फाइंड आउट होना रिक्वायर्ड है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की। तो वहां पर प्राइमरी डेटा भी आने वाला है और सेकेंडरी डेटा भी आने वाला है, कहां से आपने कलेक्ट किया, ये आएगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में। उसके बाद सैंपल डिजाइन, मैंने आपको बोला था सैंपल डिजाइन में अगर हम बात करते हैं सैंपल साइज, कौन सी कितनी सैंपल साइज सिलेक्ट की, तो अगर आप अभी फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो, बेसिक स्टेज पर हो, तो मिनिमम 100 लोगों का तो सैंपल लगेगा आपको, मींस 100 लोगों तक जाकर वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। तो सैंपल साइज मिनिमम 100 तक होनी चाहिए आपकी। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, 200, 500, 600, मिनिमम 100। उसके आगे आप 10, 12, 15 जो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 100 होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो डेटा जो है करेक्ट हो सकता है, तभी उसके एनालिसिस, उसके फाइंडिंग्स अच्छी तरीके से आ सकते हैं। अदरवाइज उसके फाइंडिंग्स नहीं आ सकते या उसके फाइंडिंग्स आने के लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो सैंपल साइज हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद सैंपलिंग की मेथड, सैंपलिंग की मेथड में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सैंपलिंग आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर हम बात करें तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हम सिंपली कहां पर भी जाकर रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं सैंपल, तो आने वाला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा आने वाला है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट है, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं 20, 30, 40, तो दिस इज ना सिस्टमैटिक सैंपलिंग। उसके बाद अगर मैं बोल देता हूं कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, हम स्ट्राटा तैयार करेंगे। स्ट्राटा मींस ग्रुप में उसे डिवाइड करेंगे, डिफरेंट कौन से भी यूज कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट है, आपको जो पॉसिबल है, वो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन वो यूज करना है कंपलसरी और वो रिसर्च के लिए फिट होनी चाहिए। ओके, ये आपको पता होना रिक्वायर्ड है। उसके बाद रिस्पोंडेंट कौन कौन रहेंगे आपके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सैंपलिंग तो सिलेक्ट कर रहे हो, रिस्पोंडेंट कौन रहेंगे। फॉर एग्जांपल एडवांस बैंकिंग टेक्नोलॉजी का मैं स्टडी कर रहा हूं, तो एडवांस बैंकिंग टेक्नोलॉजी का स्टडी करते समय मेरे रिस्पोंडेंट कौन रहेंगे, बैंक के कस्टमर मेरे रिस्पोंडेंट रहेंगे, बैंक के मैनेजर मेरे रिस्पोंडेंट रहेंगे, बैंक के एम्प्लॉय मेरे रिस्पोंडेंट रहेंगे। मैं उनके पास जाकर मेरा डेटा कलेक्ट करने वाला हूँ, मैं उन्हें क्वेश्चनर फिल करने के लिए बताने वाला हूँ, उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो रिस्पोंडेंट फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड है कि कितने कौन से रिस्पोंडेंट होना रिक्वायर्ड है। उसके बाद टूल्स फॉर कलेक्शन, मैंने आपको बता दिया कि वहां पर मेंशन होना ही रिक्वायर्ड है कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज किए डेटा कलेक्शन के लिए। आप बोलोगे सर डेटा कलेक्शन के लिए क्यों टूल्स रिक्वायर्ड है, तो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चनर बनाओ एक तो, नहीं तो आप इंटरव्यू ले सकते हो, नहीं तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ये सभी के सभी डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ एन टूल फॉर डेटा कलेक्शन। तो ये सभी के सभी आपका आने वाला है चैप्टर नंबर 4 में। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तो चैप्टर में अभी भी और एक थोड़ी सी बात मैं आपको बोल देता हूं कि चैप्टर नंबर जो 4 है, जो हम बना रहे हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स भी हमें यूज करने पड़ते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो आपको बताना रिक्वायर्ड है वहां पर कि स्टैटिस्टिकल टूल्स जो स्टैटिस्टिक में यूज किए जाते हैं फाइंड आउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें रहेंगे एनालिसिस ऑफ द परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, रेशियो एनालिसिस। ये सभी आप में से, इसमें से आपको कोई एक दो तो यूज कीजिए, आप स्टार्टिंग फेज में हो तो, ज्यादा नहीं यूज किए तो आपके जो हाइपोथेसिस है उससे कौन से मैच हो रहे हैं वो यूज आप कर सकते हो इजीली। ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है, ये आप इजीली प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये आ गए सभी चैप्टर नंबर 4 रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ये होने के बाद आप आगे जा सकते हो चैप्टर नंबर कौन सा 5 ना, तो चैप्टर नंबर 5 रहेगा आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, ध्यान दीजिए,
डेटा एनालिसिस एंड कलेक्शन में आपने जो डेटा फाइंड आउट किया है या प्रेजेंट किया है, उसमें आपको टेबल बनाना है, उसमें आपको ग्राफ बनाना है, उसमें आपको चार्ट बनाना है। ग्राफ में आप डिफरेंट चार्ट रहेंगे, पाई चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, या आपको जो भी डिफरेंट चार्ट रिक्वायर्ड है वो सभी के सभी चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो, और वो चार्ट आपको करने ही है, और वो चार्ट शो होने चाहिए डेटा एनालिसिस में। वो होने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। प्रीवियस चैप्टर में आपने सिर्फ बताया कि हम स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से यूज करने वाले, इस चैप्टर में उस टूल्स को आपको यूज करना है। ओके, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, या मैं आपको बोल दूं कि काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, यप टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ये डिफरेंट आप टेस्ट यूज करके उसके आपको सॉल्यूशन या फाइंडिंग्स फाइंड आउट करनी। ये होने के बाद आप आगे जाओगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, उस रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट करना है, उस रिजल्ट को आपको फाइंड आउट करना है। उस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के बाद फाइंडिंग्स, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस के फाइंडिंग्स है वो आपको वहां पर मेंशन करने, मींस वहां पर आपको क्लियर कट पता हो जाएगा कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर यहाँ पर सब कुछ चीजें हो गई तो लास्ट चैप्टर में आप चले जाओगे, चैप्टर नंबर 6 रहेगा आपका फाइंडिंग्स, सजेशन एंड कंक्लूजन। फाइंडिंग, सजेशन, कंक्लूजन, तो आपके मेजर फाइंडिंग्स कौन से, आपने क्या क्या फाइंड आउट किया एट अ ड्यूरेशन ऑफ एन रिसर्च, बेस पॉइंट वाइज आपको लिखना है, बेस एनालाइज वाइज आपको लिखना है। तो आपको पॉइंट वाइज वहां पर मेंशन करना है कि कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, किस किस तरीके से रहेंगे, और हमें वहां पर कैसे मेंशन करने उस पॉइंट को। नेक्स्ट वन, सजेशन, रिकमेंडेशन, वहां पर सजेशन आप क्या सजेस्ट कर रहे हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आपको कौन कौन से सजेशन रिक्वायर्ड है और क्या हो सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ये सजेशन आपको रिक्वायर्ड है। रिकमेंडेशन, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, और कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो और कौन सी चीजें डेवलप कर सकते हो, ये उसमें रिकमेंडेशन में आने वाला है। उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, कौन से प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वहां पर क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर आपको ये मेंशन करना है। और लास्ट वन, समरी ऑफ द स्टडी, मींस कंक्लूजन आपको लिखने हैं पॉइंट वाइज। तो आपका पूरा जो स्टडी किया आपने, उसके कंक्लूजन आपको रिटर्न में रिकॉर्ड करने या लिखने वहां पर पॉइंट वाइज, और उसे नाम देना है कंक्लूजन। ये सब होने के बाद लास्ट चैप्टर की तरफ आप जाओगे। लास्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर लास्ट, उसमें रेफरेंस एंड एनेक्चर। अगर हम बात करते हैं रेफरेंसेस की, तो आपने कितने रेफरेंस बुक पढ़े, उसमें बुक्स कितने, रिसर्च पेपर कितने, बाकी सभी चीजें कितनी, वो सभी के सभी आपको वहां पर मेंशन करना है। और वो होने के बाद एनेक्चर, एनेक्चर 1 में आपके सभी टेबल्स आ जाएंगे, एनेक्चर 2 में आपके सभी डायग्राम के नंबर्स आ जाएंगे, टेबल्स के नंबर पहले एनेक्चर 1 में जितने रहेंगे सभी। उसके बाद एनेक्चर 2 की अगर हम बात करते, वहां पर जितने ग्राफ रहेंगे उसके। अगर एनेक्चर 3 की बात करते, तो अगर आपने कोई फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है तो एनेक्चर 3 उसका रहेगा। एनेक्चर 4 की बात करते तो वहां पर आपकी क्वेश्चनर रहने वाली, तो आपने जो क्वेश्चनर प्रिपेयर किए। और उसके बाद लास्ट जो एनेक्चर रहेगा, आप जब डेटा कलेक्शन के लिए गए ना, उसके पिक्चर जो निकाले वो फोटो वहां पर अटैच कर देंगे। इतना ही सिर्फ हमें फील्ड प्रोजेक्ट में करना पड़ता है, और हमारा इस तरीके से अच्छी तरीके से उसे बाइंडिंग करेंगे आप। सिंपल बाइंडिंग किया तो भी चलेगा, बाइंडिंग करके आपको पहले जो पेज है वहां पर इंट्रोडक्शन, बाकी के जो सभी के सभी पेजेस है, डिफरेंट 4-5 पेजेस शायद आपको कॉलेज से प्रोवाइड किए गए रहेंगे, तो उस पेज को आपको यूज करना है और आगे उस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है। मिनिमम आपका जो प्रोजेक्ट है 60, 70 या 70-80 पेजेस का होना रिक्वायर्ड है। ओके, 70 और 80 पेजेस, क्योंकि आप फर्स्ट पेज में हो। अगर आप आगे होते तो मैं बोलता मिनिमम आपका प्रोजेक्ट 200 प्लस पेज का होना चाहिए। देखिए अभी आप सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क बना के स्टार्टिंग में पेजेस वो छोड़कर, नहीं तो आप वो पेज। और एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट जब बनाते समय आपको प्रोजेक्ट की लेंथ मैंने आपको बता दी कि 50 to 70 पेजेस होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद फॉन्ट साइज जो है टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, उसका 12 पॉइंट का फॉन्ट होना चाहिए, और 1.5 स्पेसिंग होनी चाहिए दोनों जगह पर, राइट और लेफ्ट साइड में। उसके बाद
अगर हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन, तो मैंने आपको बोल दिया आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं। आपको प्रोजेक्ट, फील्ड प्रोजेक्ट बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें अगर आप यूज करोगे तो आपका वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो रिसर्च किया वो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन देगा। मैंने कुछ इस तरीके से किया और मेरा आउटकम इस तरीके से निकला। सबको क्लियर हुआ किस तरीके से करना है? चलो ठीक है।